हेलो स्टूडेंट्स, फाउंडेशन में लो सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कहा था कि टोटल 5 टॉपिक्स, टोटल 5 एक्ट हम पर्टिकुलर इस लो में पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहली बात जो हम करेंगे कि जो हमारा सबसे पहला एक्ट है वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस पूरे एक्ट को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं और इस एक्ट में टोटल हमारे जो लेसन कवर होंगे वो टोटल 6 लेसन हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पर्टिकुलर इन 6 लेसन में क्या चीज़ हम पढ़ेंगे, क्या क्या कंटेंट इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमारे कवर होंगे, वो सारी चीज़ थोड़ी सी हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट? ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या? कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे? अगर अपन बात करें प्रैक्टिकल लाइफ में 2 वर्ड सबसे ज़्यादा यूज आते हैं जो रिगार्डिंग किसी कमिटमेंट से रिलेवेंट होते हैं, और वो 2 वर्ड हैं, एक तो होता है एग्रीमेंट और एक वर्ड आपका कॉन्ट्रैक्ट। ये 2 वर्ड प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज आते हैं, लेकिन जनरली अगर आप देखें तो इन दोनों वर्ड का मीनिंग एक सेम तरीके से लेते हैं। हाँ, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ही तो बात है। कमिटमेंट, हाँ हमने एक दूसरे से कमिटमेंट किया है कि मैं आपका एक काम करूँगा, मैंने आपसे कमिटमेंट किया है, और इसी को अपन नॉर्मल लैंग्वेज में एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। लेकिन लोकल लैंग्वेज में यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। एग्रीमेंट एक वाइड टर्म है। एग्रीमेंट का मतलब हो गया एवरी कमिटमेंट, जो भी कमिटमेंट आपने किया वो सब एग्रीमेंट में आता है। जो भी कमिटमेंट आपने किया वो सब एग्रीमेंट में आता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या आएगा? जो आपने लीगल कमिटमेंट किया है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। एवरी कमिटमेंट एग्रीमेंट है, बट जो लीगल कमिटमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब अपन बात करेंगे कि अपने आप में एग्रीमेंट बनता कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। तो बेटा जो पहला लेसन होगा उस पहले लेसन में पूरा अपन डिटेल से यही पढ़ने वाले हैं कि एग्रीमेंट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, क्या फीचर्स होने ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, कोई आपने कमिटमेंट किया आप उसको तोड़ना चाहें तो उसके क्या रूल्स हैं, वो सारी बातें इस फर्स्ट लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट का हमारा पहला लेसन है असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारा पहला लेसन है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें एक तरह से इसमें आएगी। तो जो मेन कंटेंट इसमें हम पढ़ने वाले हैं, देखिए 4 पॉइंट में एक तरह से पूरे चैप्टर को डिवाइड किया हुआ है। पहला, मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, क्या एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का क्या मीनिंग होगा और एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होंगे, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली एग्रीमेंट क्या है और एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये पूरा स्टडी डिटेल से रहेगी। फिर बात आती है असेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैंने आपको एक चीज़ बोली कि एग्रीमेंट का मतलब ओनली कमिटमेंट, बट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब लीगल कमिटमेंट। तो अगर कोई भी कमिटमेंट लीगल कमिटमेंट बनता है या कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसके लिए क्या फीचर्स ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो सारी बातें अपन एक तरह से इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर रहेगा वेरियस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं? कम से कम भी 15 से 20 कैटेगरी होगी। अलग अलग चीज़ों को बेस मानते हुए कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो वेरियस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे वो हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा एक आएगा कंसेप्ट ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन। 2 वर्ड बेटा हमने यूज किए यहाँ, एक ऑफर और एक वर्ड हो गया एक्सेप्टेंस। इस पूरे चैप्टर का एक बहुत बड़ा पार्ट है ऑफर और एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, एग्रीमेंट बनने के लिए इनिशियल स्टार्टिंग ऑफर से होती है, एक्सेप्टेंस पे कंक्लूजन आता है और आगे वो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो 4 वर्ड इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हम डिटेल्ड से पढ़ने वाले हैं। ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट
एंड कॉन्ट्रैक्ट। और एक हमने वर्ड यूज किया ऑफर और एक्सेप्टेंस और रूल ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन। कोई भी ऑफर आप कर रहे हैं, कोई भी एक्सेप्टेंस हो रही है, उसके रूल्स क्या होंगे, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कैसे होता है, और अगर आप अपने ऑफर को रिवोक करना चाहें, कैंसिल करना चाहें, तो क्या उसके सिस्टम होंगे, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, वो सारी चीज़ एक तरह से अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जो बात आएगी, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट से रिगार्डिंग। लेकिन उसके पहले एक जनरल छोटा सा हम इंट्रोडक्शन देखते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। बेटा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडिया में एप्लीकेबल हुआ 1 सितंबर 1872। 1 सितंबर 1872 को इंडिया में एप्लीकेबल हुआ और ये एक्ट एप्लीकेबल इन ऑल इंडिया है, पूरे इंडिया में ये एक्ट एप्लीकेबल है। पता इस पे एक वर्ड हम पहले यूज करते थे, जब लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया तो मैंने इसमें लिखाया कि दिस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल इन ऑल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये वर्ड हमने लिखाया, और केवल इसी एक्ट में नहीं, इन एवरी एक्ट, कि साहब ये हमारा एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। वाई, ऐसा क्यों? तो सेक्शन 370 जो था वो एप्लीकेबल होने के पहले जम्मू कश्मीर के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होते थे और रेस्ट ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होते थे। कारण जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था तो बेटा जम्मू कश्मीर के राजा थे राजा हरि सिंह, और उन राजा हरि सिंह ने अपने जम्मू कश्मीर को एक अलग से ही कंट्री बनाने की बात की। उन्होंने कहा कि न तो हम हिंदुस्तान में जाएंगे और न पाकिस्तान में जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस टाइम के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स भी किए, बट जम्मू कश्मीर के राजा का बिल्कुल क्लियर था कि हम न इंडिया में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे। फिर मीनवाइल पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर अटैक किया। राजा हरि सिंह ने इंडियन आर्मी की हेल्प मांगी, इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प मांगी। तो राजा हरि सिंह ने इंडियन गवर्नमेंट की जो हेल्प मांगी, हमारे होम मिनिस्टर ने कहा हम आपको हेल्प करने को तैयार हैं, लेकिन आप हमारे साथ एक कंडीशन रखो कि आफ्टर वॉर आप जम्मू कश्मीर को हमारा इंडिया का हिस्सा मानेंगे। तो हरि सिंह ने कहा ओके नो प्रॉब्लम, हम जम्मू कश्मीर को इंडिया का हिस्सा मान लेंगे, लेकिन हमारी भी कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? कि हमारे जम्मू कश्मीर के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग चलेंगे, हम जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग बनाएंगे, हमारे यहाँ के लोगों को डबल सिटीजनशिप मिलेगी, वो इंडिया के भी सिटीजन कहलाएंगे, जम्मू कश्मीर के भी कहलाएंगे, लेकिन रेस्ट ऑफ द इंडिया का कोई पर्सन जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप लेना चाहे तो नहीं ले सकेगा। मतलब जम्मू कश्मीर के लोग चाहें तो इंडिया में कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बट रेस्ट ऑफ इंडिया के लोग चाहें जम्मू कश्मीर में खरीदना तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा रूल होता था सेक्शन 370 जो आज़ादी से चला आ रहा है। तभी हम जब भी किसी एक्ट की बात करते हैं तो हम ये जरूर कहते हैं कि दिस रूल इज एप्लीकेबल इन ऑल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। 370 आया, क्या हुआ इसमें? अब जम्मू कश्मीर और इंडिया के रूल्स सारे सेम हो गए। अब उनके अलग रूल्स बनाने के जो राइट्स हैं वो नहीं रहे, और जम्मू कश्मीर भी एक तरह से इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग एक तरह से वर्क करने लगा। तो ये चीज अब नहीं रही, पहले थी। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल इन इंडिया ऑन 1 सितंबर 1872 एंड दिस एक्ट इज एप्लीकेबल इन ऑल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब बात आएगी सबसे पहली चीज इनिशियल कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। तो अगर हम बात करें, एक छोटी सी इक्वेशन होती है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, और अगर इस एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी आ जाएगी तो बच्चों ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको नोट करना है, एक रजिस्टर आप बनाएंगे, उस रजिस्टर में आपको कहाँ से नोट करना है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेसन नंबर फर्स्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल, ये चीज़ आ जाएगी आपकी एप्लीकेबल इन इंडिया ऑन 1 सितंबर 1872, और दिस एक्ट इज एप्लीकेबल इन ऑल इंडिया। एक जनरल बात हो गई। फिर आप एक इक्वेशन लिखेंगे, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट
प्लस इन्फोर्सबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। अब इस पूरी बात को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, लेकिन बेटा इसको मैं बुक से पढ़ाने के पहले, नोट से पढ़ाने के पहले एक बार जनरल आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअली ऑफर है क्या, एक्सेप्टेंस है क्या, एग्रीमेंट क्या और कॉन्ट्रैक्ट क्या है। पहले अपन जो अपनी ऑर्डिनरी लैंग्वेज है उसमें उस चीज को समझते हैं। ऑफर का मतलब, इफ एनी पर्सन shows his desiredness to another party, if any person shows his desiredness to another party for taking his assent or consent, it is called as an offer। कोई भी पर्सन अपनी इच्छा सामने वाले को बता रहा है, क्यों बता रहा है? फॉर टेकिंग हिज कंसेंट, कि आप मेरी चीज को ओके करें, ये ऑफर है। इफ एनी पर्सन shows his assent, shows his desiredness to another party for taking his assent or consent, then it's called as an offer। कोई भी पर्सन सामने वाले को अपनी इच्छा बता रहा है ताकि सामने वाला उस पर ओके कर दे, उसको एक्सेप्टेंस दे दे, तो ये ऑफर कहलाता है। अगर मैंने किसी को बात बोली और मेरा पर्पस सामने वाले की एक्सेप्टेंस लेना नहीं है, सामने वाले की कंसेंट लेना नहीं है, केवल मैं जानना चाहता हूं कि देखे वो हाँ करता कि ना करता है, तो बेटा ये चीज कभी ऑफर नहीं होगी। एक एग्जांपल से देखिए, मैंने मेरे एक फ्रेंड को ऑफर दिया कि यार ये मेरा मोबाइल है, मैं मोबाइल तुम्हें सेल करना चाहता हूँ और ये मोबाइल मैं तुम्हें 30,000 रुपीज में सेल करना चाहता हूँ, इट्स माइन ऑफर, ये मेरा ऑफर है। और मेरे फ्रेंड ने बोला ओके आई एम एग्री, क्या कर दी उसने? एक्सेप्टेंस। ऑफर था, एक्सेप्ट हो गया। और ऑफर एक्सेप्ट होते ही, ऑफर और एक्सेप्टेंस होते ही ये चीज बेटा अपने आप में अभी बनी एग्रीमेंट, एक कमिटमेंट हो गया। मेरा कमिटमेंट है मैं मोबाइल दूंगा और उसका कमिटमेंट है मुझे रुपए देगा। बट अभी तक हम इसको मानने के लिए लीगली बाउंड नहीं है, और लीगल बाउंड हम तभी होंगे जब ये चीज क्या बन जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर उसमें इन्फोर्सिबिलिटी आ जाएगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वापस मैं एक बात रिपीट कर रहा हूं, एग्रीमेंट का मतलब हुआ बच्चों कि उस चीज को मानने के लिए आप लीगली बाउंड नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ उस चीज को मानने के लिए आप लीगली बाउंड है। अब एक वर्ड जो हमने यूज किया है इन्फोर्सिबिलिटी, ये चीज अगर एग्रीमेंट में जुड़ेगी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर इन्फोर्सिबिलिटी होती क्या है? तो बेटा इन्फोर्सिबिलिटी वर्ड एक है, बट इसमें 7-8 बातें इंक्लूड होती है। अगर एग्रीमेंट में वो 7-8 बातें जुड़ जाएं तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, लेकिन जो 7-8 बातें हम पढ़ेंगे उसमें से एक भी बात मिसिंग हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इन्फोर्सिबिलिटी जरूरी है, और इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब देयर मस्ट बी सम फैक्टर्स। जो फैक्टर्स कुछ होते हैं जो हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं वो आपके एग्रीमेंट में जुड़ना जरूरी है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इन्फोर्सिबिलिटी होती क्या है। फिलहाल आप बस इतना सा ध्यान रखें, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ कॉल्ड एज ए कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ होते हैं वो अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। और ये इन्फोर्सिबिलिटी कैसे आती है ये अपन आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इतना सा इनफ है, तो ये आपको नोट करना है। अब देखिए, अभी एक चीज मैंने बोली कि पर्पस ऑफ ऑफर मस्ट बी टेकिंग असेंट और कंसेंट ऑफ अदर पार्टी। मैंने किसी को ऑफर दिया कि ऐसे मेरा मोबाइल अपना 30,000 में तुमको बेचना चाहता हूं, सामने वाले को मैंने ऑफर दिया, सामने वाले ने कहा ओके आई एम रेडी, और अब मैं कहता हूं नहीं नहीं मैं तो ऐसे चेक कर रहा था, देखे तुम हाँ करो कि ना करो, तो बेटा ये मेरा ऑफर नहीं है। अगर मेरा पर्पस सामने वाले की केवल इच्छा जानना है, केवल डिजायरनेस जानना है, तो ये चीज कभी ऑफर नहीं कहलाएगी। तो ऑफर का पर्पस क्या होना चाहिए? टेकिंग असेंट और कंसेंट ऑफ अदर पार्टी। तो हम पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एक तो फैक्टर ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी, एक हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं व्हाट इज एन ऑफर, रूल्स ऑफ ऑफर क्या होंगे और टाइप्स ऑफ ऑफर क्या होंगे। 3 बातें,
ऑफर, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, और ऑफर कितने तरह का होता है। ये 3 बातें पूरे ऑफर में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। पूरा अच्छा टॉपिक है, पूरा थोड़ा बड़ा टॉपिक है कि ऑफर के रूल्स क्या हैं, ऑफर की टाइप्स क्या हैं, डेफिनेशन क्या, वो सब बातें आएंगी। डेफिनेशन जनरल मैंने अभी आपको बताई, इफ एनी पर्सन शोज इज डिजायरनेस टू अनदर पर्सन फॉर टेकिंग असेंट और कंसेंट ऑफ अदर पार्टी, इट्स कॉल्ड एज एन ऑफर। ये अपने आप में ऑफर होता है। अब देखिए, अगर हम ऑफर की बात करें, डेफिनेशन आएगी, फिर ऑफर के रूल्स हम पढ़ेंगे और ऑफर के टाइप्स हम पढ़ेंगे। ये पूरा डिटेल से हम ऑफर के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर एक छोटी सी बात आती है कि बिफोर ऑफर एंड आफ्टर ऑफर, बिफोर ऑफर और आफ्टर एक्सेप्टेंस। सॉरी, बिफोर एक्सेप्टेंस एंड आफ्टर एक्सेप्टेंस। मैंने ऑफर दिया है, अभी एक्सेप्ट हुआ नहीं है, और मैंने ऑफर दिया, एक्सेप्ट हो गया। दोनों में क्या डिफरेंस है? जो पर्सन ऑफर करता है उसे बोलते हैं बच्चों ऑफरर। पर्सन हु मेक्स एन ऑफर, पर्सन हु मेक्स एन ऑफर, जिसे आपने ऑफर किया वो कहलाता है, जो पर्सन ऑफर कर रहा है वो ऑफरर है। और पर्सन हु रिसीव्स एन ऑफर, हु रिसीव्स एन ऑफर, जो ऑफर रिसीव करेगा वो कहलाएगा ऑफरी। अभी समझना, मैंने ऑफर दिया कि मैं अपना मोबाइल 30,000 में देना चाहता हूं, मैं ऑफरर हो गया, और जिसे मैं ऑफर दे रहा हूं वो कहलाएगा ऑफरी। मैं ऑफरर हो गया और सामने वाला हो गया ऑफरी। अब बात आती है कि सामने वाले ने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो बेटा एक्सेप्ट करने के बाद, एक्सेप्ट होने के बाद मैं बन गया प्रॉमिसर और सामने वाला बन गया प्रॉमिसी। प्रॉमिसर का मतलब क्या है? हुज प्रपोजल इज एक्सेप्ट, हुज प्रपोजल इज एक्सेप्ट। जिसका प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है वो प्रॉमिसर है, और प्रॉमिसी कौन है? हु एक्सेप्ट ए प्रपोजल, जिसने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया वो हो गया प्रॉमिसी। तो बेटा ये जो बात हम कर रहे थे ऑफरर एंड ऑफरी, ये बिफोर एक्सेप्टेंस की थी, ये बिफोर एक्सेप्टेंस की थी, और ये बात जो हम कर रहे थे ये थी आपकी आफ्टर एक्सेप्टेंस। तो ये आपको एक टेबल बनानी है, ये आपको एक टेबल बनानी है बिफोर एक्सेप्टेंस और आफ्टर एक्सेप्टेंस। बिफोर एक्सेप्टेंस में क्या आ रहा देखिए, ऑफरर। कौन ऑफरर? ये एग्जैक्टली आपकी टेबल हो गई पूरी, बिफोर एक्सेप्टेंस और आफ्टर एक्सेप्टेंस। बिफोर एक्सेप्टेंस क्या हो रहा है? पर्सन हु मेक्स एन ऑफर, जो ऑफर करता है उसको बोलेंगे ऑफरर, और पर्सन हु रिसीव्स एन ऑफर वो हो गया ऑफरी। जिसने ऑफर किया वो ऑफरर है, और जो ऑफर ले रहा है वो ऑफरी है। मैंने मिस्टर एक्स को ऑफर दिया, मैंने मिस्टर एक्स को ऑफर दिया तो मैं ऑफरर हूं, और मिस्टर एक्स ऑफरी है। और सामने वाले ने, एक्स ने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, उसने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो बन गया प्रॉमिसी और मैं बन गया प्रॉमिसर। तो जो बात आ रही है, जो पर्सन ऑफर करेगा वो ऑफरर है, जो रिसीव करेगा वो ऑफरी है। कब तक? जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हो जाता। और एक्सेप्टेंस होने के बाद, एक्सेप्टेंस होने के बाद क्या होगा? मैं बन गया प्रॉमिसर, सामने वाला बन गया प्रॉमिसर। तो फिलहाल आपको कितना नोट करना है? सिंपल डेफिनेशन आ गई। कौन सी? सिंपल, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल इन इंडिया ऑन 1 सितंबर 1872, एंड दिस एक्ट इज एप्लीकेबल इन ऑल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। फिर एक सिंपल सी इक्वेशन जो मैंने आपको बताई थी कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट एंड प्लस इन्फोर्सबिलिटी बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको लिखना है। और उसके बाद आप ये चीज जरूर नोट करें ताकि आपके माइंड में टर्म क्लियर हो। ऑफर कौन है, ऑफरी कौन है, प्रॉमिसर कौन है,
प्रॉमिसी कौन? मैंने ऑफर तैयार किया, मैं ऑफरर हूं, सामने वाला ऑफरी है। जब तक हाँ नहीं होगा तब तक ऑफर और ऑफरी है, क्योंकि अभी तक केवल वो ऑफर है। और सामने वाले ने जैसे ही ओके किया, फाइनल ओके, नॉट नेगोशिएशन, जैसे उसने ओके किया वो बन जाएगा प्रोमिसी और मैं बन जाऊंगा प्रोमिसर। तो ये टर्म कुछ हमारे माइंड में क्लियर होना जरूरी है कि ये इन्फोर्सबिलिटी क्या होती है, ये ऑफर क्या होता है, ये एक्सेप्टेंस क्या है। तो ये कुछ टर्म हमारी क्लियर होगी, उसके बाद हम थोड़ा आगे पढ़ पाएंगे कि एग्जैक्टली ऑफर क्या है, ऑफर के रूल्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें एक तरह से इसमें आएगी। तो ये एक जनरल कुछ टर्म्स थी। अब इसमें जो नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं उसमें हमारा ऑफर का रहेगा कि ऑफर एग्जैक्टली होता क्या है, क्या उसकी डेफिनेशन है और क्या उसके रूल्स हैं। मैं जनरल आपको एक बार छोटे से पॉइंट में सारा रूल्स एक बार बता देता हूँ। पहली बात, डेफिनेशन क्या ऑफर की। इफ एनी पर्सन शोज इज विलिंगनेस टू अनदर पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग असेंट और कंसेंट ऑफ अनदर पार्टी, इट्स कॉल्ड एज एन ऑफर। ऑफर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मीन्स फॉर डूइंग समथिंग, नेगेटिव मीन्स एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ऑफर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, काम करने का भी हो सकता है, काम नहीं करने का भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर ये काम करने का ऑफर तो समझ में आता है, ये काम नहीं करने का ऑफर क्या है? काम करने का क्या है? मैं 30,000 में अपना मोबाइल आपको दूंगा, ये मेरा पॉजिटिव ऑफर है। नेगेटिव क्या हुआ? नेगेटिव ऑफर क्या हो रहा है? मान लिया चित्तौड़ में हमारा कोचिंग सेंटर चलता है, वहां का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वो मुझे ऑफर देता है कि सर आप अपना सेंटर यहां से बंद कर दो, मैं आपको 1 लाख रुपए साल के वैसे दे दूंगा। ये नेगेटिव ऑफर है, काम नहीं करने का। कौन सा ऑफर हो गया? नेगेटिव ऑफर। अगर मैं वहां से सेंटर बंद कर दूंगा, वहां मेरी क्लासें बंद कर दूंगा, तो वो मुझे 1 लाख रुपए देगा ताकि उसको मेरा कंपटीशन नहीं देखना पड़े और वो अकेला सारा एक तरह से अर्निंग करे। तो ये अपने आप में नेगेटिव ऑफर है। तो ऑफर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, काम करने का भी हो सकता है, काम नहीं करने का भी हो सकता है। और दूसरी बात, ऑफर में भी कंडीशनल, जो आपका ऑफर होता है उसमें कंडीशंस हो सकती है। मैंने ऑफर दिया कि मैं अपना मोबाइल 30,000 में आपको देना चाहता हूं, जरूरी नहीं इस लाइन से काम कंप्लीट हो गया, आपको ये भी लिखना पड़ेगा पेमेंट आप कितने दिन में लोगे, आपकी क्या गारंटी है, क्या इसके अदर फीचर्स हैं, ये सारी बातें भी अपने ऑफर में इंक्लूड हो सकती है। तो ऑफर में भी कंडीशनल। तो बेटा ऑफर में काफ़ी सारी कंडीशंस हो सकती हैं, तो इस तरह से 6-7 इसकी कंडीशंस होगी, वो हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। कितने तरह का ऑफर होगा वो अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो कल क्लास में अपन जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो रहेगा हमारा कंडीशन ऑफ ऑफर, कि ऑफर की कंडीशंस क्या है और ऑफर के टाइप्स क्या है। तो मॉड्यूल आपके पास जिनके पास आ चुका वो ठीक है, नहीं आया तो इसका जो PDF है फर्स्ट लेसन का एटलीस्ट, वो मैं आज आपको ग्रुप में डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो आपका ग्रुप बना हुआ उसमें मैं शेयर कर दूंगा। तो जो पहला चैप्टर है अप्रॉक्स 15 to 20 पेजेस, उसकी PDF मैं आपके उसमें डाल दूंगा, आप चाहे उससे कोई प्रिंट आउट निकाल लें। और सबसे बेस्ट है कि मॉड्यूल CA इंस्टीट्यूट की साइट पर है पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैं भी आज ये करूंगा कि पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जिसमें 6 लेसन है, एक साथ PDF शेयर कर दूंगा। आप अगर पॉसिबल हो आसपास से कहीं भी अगर आप उसकी जीरोक्स निकाल लें फिजिकल कॉपी, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बेटा एक तो आपके पास मॉड्यूल होना चाहिए, और दूसरा जो नोट्स मैं आपको बोलता जा रहा हूँ उस अकॉर्डिंग आप इसको नोट करते जाएं, तो वो चीज़ कंटिन्यूटी में आपकी चलती जाएगी। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।